हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 12th एंड 13th ऑफ अगस्त 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। 14th ऑफ अगस्त के जो एडिटोरियल्स आज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी रह जाते हैं न्यूज़ और आर्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, तो वील बी कवरिंग देम ऑन वीकेंड, सैटरडे या फिर हम संडे को उसको डिस्कस कर लेंगे एज अ रिविजन सीरीज़। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और बाकी के मतलब आजकल जो करंट अफेयर में चल रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है अयोध्या का जो वहाँ पे पूजन हुआ था, भूमि पूजन, राम जन्मभूमि टेम्पल, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा कोविड-19 है, तो कोविड-19 से रिलेटेड आर्टिकल्स है, जैसे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, तो किसी का मतलब बहुत जल्दी वीक होता है ना, कैसे रिएक्ट करता है, मोर मतलब किसी का मोर सीवियर तरीके से जो केसेस है कोविड के वो बढ़ रहे हैं। तो दो तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं, जैसे कि एक इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है और एक एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। तो इसके बारे में एक बार आप गो थ्रू करना कि क्या इसमें डिफरेंस होता है। और दूसरा चीज़ है कि जो मतलब असम अकॉर्ड के बारे में एक आर्टिकल था, तो वो ही इम्पॉर्टेंट था। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट वर्डिक्ट आया है ऑन हिंदू वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट, ठीक है, कि मतलब वो इक्वल टू मेल उनको मिलेगा जो भी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा होता है। तो बस यही आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट थे। इसके अलावा वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया गया था अगस्त 12 को, हर साल किया जाता है। 12 अगस्त को मैंने बताया था इंटरनेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। एंड फर्स्ट वर्ल्ड एलिफेंट डे कब ऑब्जर्व किया गया था? अगस्त 2012, ठीक है, 2012 को। जो दिस डे वॉज कंसीव बाय द एलिफेंट इंट्रोडक्शन फाउंडेशन इन थाईलैंड एंड अ कैनेडियन फिल्म मेकर्स पेट्रिका सिम्स एंड माइकल क्लार्क इन 2011। अगर हम एशियन एलिफेंट्स की बात करें, तो एशियन एलिफेंट्स को IUCN की जो रेड लिस्ट है ऑफ थ्रेटेंडेड स्पीसीज, तो उसमें इंडेंजर्ड लिस्ट किया गया है। ठीक है, एशियन एलिफेंट्स आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड। उसके बाद जो इंडियन एलिफेंट्स हैं उनको अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, गांधीनगर गुजरात, फरवरी 2020 में हुई थी। तो वहाँ पे उन्हें कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज़ के अपेंडिक्स 1 में लिस्ट किया गया है, ठीक है, इंडियन एलिफेंट को। देन एलिफेंट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल हेरिटेज एनिमल है ऑफ इंडिया। ठीक है, नेचुरल हेरिटेज एनिमल पूछा जाएगा तो कौन है? वो एलिफेंट है। अभी इनकी अगर हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स देखें तो इंडिया में कितनी है? 2017 का जो प्रोजेक्ट एलिफेंट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 29,964 है। ठीक है, 29,964, जो कि 60% ऑफ स्पीसीज ग्लोबल आई एम सॉरी, ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, ग्लोबल पॉपुलेशन का कितना? 60% है ये। ठीक है, बाकी टाइगर का आपको बताना है कि कितना है, टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी टाइगर्स अभी हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, और सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पे है ये भी बताना। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो था, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। ठीक है, तो ये न्यूज़ में है इसलिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाते हैं। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, ये क्या? IBA है। IBA मतलब इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लोकेशन मेन है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। लोकेटेड बिटवीन 2 IBAs। ठीक है, दो जो इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज है उनके बीच में है। एक ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द ईस्ट एंड पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द वेस्ट। ठीक है, तो अब ये भी पता चल गया कि ईटानगर तो पता ही है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, तो वहाँ से याद हो जाएगा। बाकी ये पक्के जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आया था एग्जाम में भी, तो इसको याद करना है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट से। ठीक है, द रिजर्व फॉरेस्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज एंडेमिक बर्ड एरिया। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट डाटा से एक स्टडी हुई थी, एंड दैट स्टडी हैज़ फ्लैग्ड अ हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन दिस एरिया विच इज़ ऑल्सो मेजर हॉर्नबिल हैबिटेट इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हॉर्नबिल जो है इसके मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। पापुम RF इज़ अ नेस्टिंग हैबिटेट ऑफ 3 स्पीसीज ऑफ द लार्ज कलरफुल फ्रूट ईटिंग हॉर्नबिल्स, ग्रेट एंड रेडहेड एंड ओरिएंटल पेड। ठीक है, तो इसके ये स्पीसीज़ हैं। देन वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2020 जो था अगस्त 13 को ये मनाया गया था, टू मोटिवेट पीपल टू डोनेट ऑर्गन्स आफ्टर डेथ। ठीक है, कि आपके मृत्यु के बाद आप अपने जो ऑर्गन है वो मतलब क्या करें, दूसरों को दान कर दें। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन इंडिया लॉन्च द 6th वर्ल्ड एंड फर्स्ट एवर इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, तो 2010 में किया गया था सबसे पहला, 6th ये था अभी। और महाराष्ट्र गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी, तो इन्होंने सारी यूनिवर्सिटी को बोला है इन द स्टेट टू
ऑब्जर्व ऑर्गन डोनेशन वीक फ्रॉम अगस्त 13 टू अगस्त 20। ठीक है, तो 13 अगस्त से 20 अगस्त तक 2020 तक क्या चलेगा, ऑर्गन डोनेशन वीक चलेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में। देन पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है, एक एडिटोरियल इसी पे बेस्ड है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, ये मतलब इसमें क्या प्रोवाइड करेगा, फेसलेस असेसमेंट और अपील्स एंड टैक्स पेयर चार्टर एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स का ये एक पार्ट है। आपको पता है कि बहुत सारे हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के जो इनिशिएटिव थे वो सीबीडीटी के थ्रू भी लिए गए थे, आईटी डिपार्टमेंट के थ्रू भी लिए गए थे, है ना। जैसे कि क्या लिया गया था, फॉर एन एग्जाम्पल, कि मेजर टैक्स रिफॉर्म जब हुआ था लास्ट ईयर, जब कॉर्पोरेट टैक्स जो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, तो इसको रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, पहले कितना होता था, ये 30% होता था, 30% से ये कितना कर दिया गया था, 20% रिड्यूस कर दिया गया था। इसके अलावा जो न्यूली जो मैन्युफैक्चरर्स जो यूनिट होंगी तो उनका जो टैक्स रेट था वो 15% कर दिया गया था, है ना। तो ये कुछ रिफॉर्म थे। इसके अलावा जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन था, ठीक है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, तो इसके लिए क्या था, DIN एक नंबर था, DIN मतलब डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ये भी रिलीज़ किया गया था। बाकी जो टैक्स मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है, तो उससे मतलब रिफॉर्म हो उसमें, तो उसमें एक क्या थी, एक स्कीम भी थी, जो भी मतलब पेंडिंग जो टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स रहते हैं ना, तो उसके रेजोल्यूशन के लिए क्या थी, विवाद से विश्वास। ठीक है, विवाद से विश्वास स्कीम भी आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई गई थी। तो अब जो ये दूसरा रिफॉर्म है, मतलब अलग ये रिफॉर्म है, तो ये सारे रिफॉर्म भी पता होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन है, जो कि फेसलेस असेसमेंट होगा, एंड टैक्स पेयर चार्टर वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अगस्त 13 से इम्प्लीमेंट हो गया है, लेकिन जो है फेसलेस अपील सिस्टम वुड बी अवेलेबल फ्रॉम सितंबर 25, 2020। ठीक है, जब हमारे 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय की एनिवर्सरी मनाई जाती है, उनका बर्थ है, तो उस दिन से ये क्या होगा, अपील वाला जो सिस्टम है, फेसलेस अपील सिस्टम, वो चालू होगा। ओके, तो लेट्स डिस्कस एडिटोरियल्स। तो पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, गुड स्टेप्स ऑन टैक्स। तो फेसलेस असेसमेंट एंड अपील, रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस, एनोनिमिटी, दीज कैन हेल्प रिड्यूस टैक्स पेयर हैरेसमेंट। ठीक है, तो टैक्स पेयर का हैरेसमेंट नहीं होगा। एक ये अटेम्प्ट है टू मेक इट सीमलेस, पेनलेस एंड फेसलेस। तो ये वेलकमिंग स्टेप है सरकार के द्वारा, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। इसका मतलब एम यही होगा कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको एक तरह से कॉम्प्लायंस जो बर्डन होता है उसको कम करना, उनको रिवॉर्ड मतलब एक तरह से देना। फेसलेस असेसमेंट होगा एंड अपील होगा, है ना, जो फिजिकल जो इंटरफेस होता है टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच में, तो वो क्या करना, उसको मतलब रिड्यूस करना। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, ये कॉम्प्लेक्सिटी जो थी हमारे टैक्स सिस्टम में, ये क्या हो जाएंगी, इससे दूर हो जाएंगी। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि हमेशा उनको मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो अपना जो टारगेट है उसको ठीक से मतलब वो कंप्लीट नहीं करते, और हैरेस भी होते हैं टैक्स पेयर इससे बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि जो CCD के ओनर थे, है ना, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था टैक्सेशन की वजह से ही, हैरेसमेंट की वजह से टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा। इसके अलावा भी और सारे काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं। एज द CAG noted in the compliance audit of the Department of Revenue Direct Tax of the Government 2019, assessing officer AOS committed errors। ठीक है, उन्होंने असेसमेंट में जो थे क्लियर प्रोविज़न, मतलब उसमें उनको इग्नोर करके कुछ एरर्स भी थे उसमें। तो यही सारी चीज़ें बोली हैं कि जो सक्सेस रेट है टैक्स डिपार्टमेंट का इन दीज केसेस इज़ वेरी लो, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का जो हुआ था, तो उसमें सक्सेस रेट था ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट इन ऑल टैक्स एट ऑल लेवल्स ऑफ अपील्स, द एपिलेट ट्रिब्यूनल्स, द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज लेस देन 30%। ठीक है, तो 30% ही सक्सेस, इससे भी कम था सक्सेस रेट। द शिफ्टिंग टू अ फ्रेमवर्क ऑफ फेसलेस असेसमेंट एंड अपील, सम ऑफ दीज स्टेप्स हैव बीन इन द वर्क फॉर सम टाइम, इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में ये स्टेप है, क्योंकि एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन होगा केसेस का, तो रैंडमली अपील्स जो है किसी भी ऑफिसर को मतलब वो अलॉट हो जाएगी, और वो इंश्योर करेगा ऑफिसर की एनोनिमिटी, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो जानता होगा और तब मतलब ये ऐसा हो रहा है, तो बिना, जब एनोनिमिटी होगी तभी ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई काम कर पाएगा, राइट। तो कुड हेल्प रिड्यूस लिटिगेशन एंड टैक्स पेयर हैरेसमेंट। और प्राइम मिनिस्टर ने एक इसके लिए टैक्स पेयर चार्टर भी लॉन्च किया है। ठीक है, टैक्स पेयर चार्टर जो क्या करेगा,
जो भी मतलब टैक्स पेयर के बीच में और जो टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, टैक्स पेयर एंड बिटवीन टैक्स डिपार्टमेंट, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, जो ट्रस्ट डिफिसिट है, ठीक है, ट्रस्ट डिफिसिट है, विश्वास की कमी है, तो उसको ये रिड्यूस करेगा, ठीक है। हाउएवर देयर विल बी चैलेंजेस। सबसे मेन, जैसे हमारे यहाँ कुछ भी शुरू तो हो जाता है, टैक्स पेयर चार्टर शुरू हो गया है, जो ट्रांसपेरेंट जो ये ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन है, ये भी स्टार्ट मतलब अनाउंसमेंट हो गई है। लेकिन जो चैलेंज आता है वो किस में आता है, इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि इनफोर्सिबिलिटी, ठीक है। तो चैलेंजेस इनफोर्सिबिलिटी में है। द राइट्स ऑफ टैक्स पेयर विल नीड टू बी क्लैरिफाई, ठीक है, उनको क्लियरली मतलब डिफाइन करना होगा। और जो भी है ब्रॉडर लेवल पे, देर इज़ अ नीड टू reassess and reconfigure the working of the tax department by building capabilities to check tax evasion। जो टैक्स evasion होता है उसको चेक करना, और widen the tax base while at the same time discouraging unreasonable tax demands and curbing litigation, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया है यहाँ पे। जो आर्टिकल है लीड आर्टिकल, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी, तो ये अमिताभ मट्टो के द्वारा ये लिखा गया। और ये कौन है, राइटर इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस इन JNU, ठीक है। तो इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे US की जो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। और यहाँ पे ये आपको नाम दिख रहा है, ठीक है। तो ये पहले तो ये कमला हैरिस नहीं है, ये क्या है, कमाला हैरिस। और यहाँ पे जो बिडेन नहीं होता, जो बाइडेन होता है, ठीक है। तो मतलब हम वैसे कुछ भी पढ़े, डजेंट मैटर, बट कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि क्या है। तो कमाला हैरिस जो है, कमाला हैरिस, द राइज ऑफ कमाला हैरिस इज एज मच एन इंडियन हिस्टोरी एज इट इज़ पार्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, ठीक है। तो अभी वहाँ पे आपको पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे USA में। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी वहाँ पे कौन है, माइक पेंस एज अ वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर में। तो वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो कैंडिडेट्स हैं, जो बाइडेन, तो जो बाइडेन ने जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसको नॉमिनेट किया है, कमला हैरिस को, ठीक है। कमला हैरिस कौन है, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन बोल सकते हैं, ठीक है, ओरिजिन की है। क्यों, क्योंकि जो इनकी मदर है वो इंडिया से थी, तमिलनाडु से, और जो इनके फादर है वो जमैकन थे, यानी कि अफ्रीकन से हो गए, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से काफ़ी क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, US की पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे क्या है, 13.4% जो पॉपुलेशन है वो अफ्रीकन अमेरिकन है। और ये एक्टिवली वोटिंग में पार्टिसिपेशन इनका रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनको अगर आप मतलब सीधा सीधा बोल रहे हो कि ये होंगी, तो एक मेजरली मतलब स्टेप है ये, मतलब इलेक्शन वगैरह जीतने की दिशा में। तो कमला देवी हारिस इज़ अ कंपेलिंग स्टोरी ऑफ द रिसाइलेंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। इट इज़ मच एज इंडियन स्टोरी एट इज़ अ पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड अमेरिकन ड्रीम। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि अभी तक कोई भी ऐसे लेडी वहाँ पे बनी नहीं है, प्रोमिनेंट जो पोस्ट है ना, उन पे नहीं है कोई भी अमेरिका में। एज शी कैंपेन्स टू बिकम द फर्स्ट वुमेन, तो फर्स्ट वुमेन ये हो जाएंगी द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर का मतलब यही होता है कि जो वाइट नहीं है, जो ब्राउन, मतलब चाहे कितने भी आप गोरे हो, लेकिन वहाँ पे आपको ब्राउन गर्ल, ब्राउन बॉय ही बोला जाएगा, ठीक है। तो द फर्स्ट या फिर ब्लैक, द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर एंड द फर्स्ट पर्सन विद एन इंडियन हेरिटेज टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द US आर टाइड टू वेरी सोल टू द आइडिया ऑफ इंडिया एंड द वे वी वर मच बिफोर अमेरिका वॉज इवन बॉर्न एज अ नेशन। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो 1958 में एक टीनेज तमिल ब्राह्मण गर्ल थी, जो मिडिल क्लास के सिविल सर्वेंट जो दिल्ली में पोस्टेड थे, उनकी बेटी थी। तो उस टाइम पे जब मतलब इंडियन गर्ल्स जो थी, रेयरली उनको स्टडी की जाती थी, है ना, हायर स्टडी के तो मतलब बहुत दूर की बात थी, लेकिन अब्रॉड वगैरह भेजना फॉर एजुकेशन पर्पस रेयरली ही होता था। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे रिसर्च जो थी, स्टेम एरियाज में रिसर्च की थी। इनका नाम क्या था, श्यामला गोपालन। नॉट क्वाइट 20 मूव्स टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया टू परस्यू हर रिसर्च एंड साइंटिफिक करियर इन कैंसर रिसर्च। तो उसके बाद ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वुमेन है, उन्हीं की ये जो 2 एम्बिशियस बेटी हैं, टू ब्रिंग अप 2 डॉटर्स एज वेल एंड फाइंड अ क्योर फॉर कैंसर। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि डोनाल्ड हैरिस जो है, इनके जमाइकन इकोनॉमिक्स हैं, आर एम्ब्रेस्ड बाय द ब्लैक कम्युनिटी इन कैलिफोर्निया। तो जो वहाँ की जो ब्लैक कम्युनिटी है कैलिफोर्निया की, और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको मानते हैं।
तो इन्होंने काफ़ी इंक्लूजन, जस्टिस, फेयर प्ले और जो सिविल रेजिस्टेंस है और ह्यूमंस की रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट किया है श्यामला ने, इनकी मदर ने। तो विद अ सेंस ऑफ मॉडरेशन एंड कंपेशन आर वैल्यूज़ दैट मोस्ट इंडियंस वुड आइडेंटिफाइड विद अ स्टैंड इवन टुडे। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इंडिया और यूएस के रिलेशंस के लिए देखें तो आर रियल चांसेस एट एबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी बियॉन्ड द कभी खुशी कभी गम टू द ट्रम्प ईयर्स। क्योंकि ट्रम्प मतलब तो मतलब मेन ये है कि अगर ये आ भी जाती हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट बन भी जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये इंडियन ओरिजिन की है तो हमारे लिए सब कुछ बढ़िया करेंगे, है ना। ये शी इज़ वेरी क्रिटिकल टू इंडिया, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ये है, बहुत स्ट्रिक्ट है इंडिया की पॉलिसी के साथ। क्योंकि जब आपको पता है जो सीए था, ठीक है, सीए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे जो कांग्रेस है, उनकी सीनेट है, वहाँ पे काफ़ी वो भी किया था, मतलब प्रोटेस्ट भी किया था कि ऐसा होना नहीं चाहिए और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंडिया के जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें भी इंटरवेंशन करेंगे। आर्टिकल 370 में बोला था। तो इनके थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट जो है वो व्यूज़ है बाकी। लेकिन हमारे जो कंसर्न है इंडिया और यूएस के वो सेम है, जैसे चाइना का जो कंसर्न है इक्वली सेम है। आर टफ ऑन टेररिज्म एंड हैव डीप सस्पिशियस अबाउट फॉरेन कंट्रीज अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन द यूएस। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। और इसके अलावा जैसे Harris called for the elimination of country quotas for getting green cards. Indian are deeply impacted both issue, है ना। तो यही सब चीज़ें इसमें बोली गई हैं। देन यहाँ पे जो था बेंगलोर चैलेंज जो था, तो ये यहाँ पे क्या हुआ था, एक फेसबुक पोस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब धीरे धीरे जो थी मॉब इकट्ठा होती गई और वो पूरा कम्युनल वायलेंस में तब्दील हो गया, है ना। तो रिलेटिव जो थे कांग्रेस एमएलए हैज़ रिजल्टेड इन अ कम्युनल वायलेंस कॉजिंग द डेथ ऑफ 3%। पुलिस फायरिंग में 3% की जान भी चली गई थी। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो फेसबुक की वजह से मतलब एक पोस्ट की वजह से क्या हो जाए, कम्युनल मोबिलाइजेशन और पोलराइजेशन हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का और पुलिस का। एंड पॉलिटिकल पार्टी मस्ट रीच अक्रॉस द डिवाइड्स इन दिस मोमेंट, है ना। सभी को मतलब वहाँ पे पहुँचना चाहिए और सबको एक साथ काम करना चाहिए ताकि वहाँ पे पीस रिस्टोर्ड हो, नहीं तो ऐसे वायलेंस वहाँ पे होता रहेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एसडीपीआई है, एसडीपीआई एक वहाँ पे इस्लामिस्ट पॉलिटिकल आउटफिट बोला जाता है, जो कि मतलब आइडेंटिटी इश्यूज़ को लेके मोबिलाइजेशन वहाँ पे करता रहता है। एज इट ऑलवेज हैपन्स ड्यूरिंग द फ्लेयरिंग ऑफ कम्युनल टेंशंस, रूमर्स हैव आल्सो प्लेड अ पार्ट। सबसे ज़्यादा जो होता है रूमर्स ही फैलती है ना। कोई व्हाट्सएप पे अगर कुछ मतलब बहुत ऑफेंसिव सा मैसेज देख लिया किसी ने, तो वो बहुत ज़्यादा उसी टाइम पे इमोशनल हो गए, मतलब क्या क्या कर देता है कोई पर्सन, है ना। तो इस तरीके की रूमर्स जो होती है वो बहुत मतलब मेजर वो काम करती हैं, शार्पनिंग रिसेप्टिवनेस ओवर परसीव्ड इनएक्शन बाय द लोकल पुलिस आफ्टर अ कंप्लेंट अगेंस्ट। मतलब जब कंप्लेन हुई उसके बाद पुलिस वहाँ पे आ रही है, काफ़ी देर बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। This distrust then lays the ground open for mischief by groups that have a record of mobilizing people and targeting institutions citing hard sentiments, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, उनको और ज़्यादा encouragement मिलती है कि वो और वायलेंस वगैरह फैलाएं, कम्युनल वायलेंस एंड यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक इसमें ये न्यूज़ रह जाती है, लेट्स सी। रशिया ने एक वैक्सीन लॉन्च की है, सॉरी, स्पुतनिक 5, ठीक है। तो इट इज़ अ न्यू कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च्ड बाय रशिया एंड इट इज़ टोटेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सच वैक्सीन टू, ठीक है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन इसे बोला जा रहा है। WHO एंड रशियन हेल्थ अथॉरिटीज़ आर डिस्कसिंग द प्रोसेस फॉर पॉसिबल WHO प्री क्वालिफिकेशन फॉर इट्स न्यूली अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन। लेकिन अभी WHO की कुछ स्टेटमेंट ऐसी आई है कि ये मतलब सही नहीं है, क्योंकि इसने सही से जो ट्रायल है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। द वैक्सीन इज नेम्ड स्पुतनिक 5, a reference to the first orbital satellite which was launched by the Soviet Union 1957 and set off the global space race, and Russia names it first COVID। तो वही है, ठीक है, स्पुतनिक 5 है इसका नाम। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।